जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हमारे साथ दो गजब पर्सनैलिटीज जुड़े हुए हैं। जर्मनी से प्रदीप पवार जी और भारत से मंजरी अग्रवाल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर, ज्योतिर्मय पर। थैंक यू। नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। खबर छोटी है लेकिन घाव गहरे हैं, असर बहुत गहरा है। कल हमने डिस्कस किया था कि खबर आई है कि यूक्रेन वाले फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बहुत सारे सोल्जर्स ने बॉर्डर पर जाकर लड़ने से मना कर दिया है, रशिया से लड़ने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से उनको एक तरीके की फिजिकल पनिशमेंट भी दी जाने लगी। और एक खबर यह भी थी कि उंगलियां काट दी गई। खबर है उसके बाद। अब अगला पॉइंट हमारे सामने आज ही आया कि 1700 सोल्जर्स बॉर्डर से वापस आ गए, यानी वो नेक्स्ट लेवल है। अब हम इसको दो इंपैक्ट्स में समझना चाहेंगे। एक, जर्मनी में बैठे हुए प्रदीप पवार जी, जो हमें यह बताएंगे कि असलियत में इस खबर का यूरोप में क्या असर है, और दूसरी तरफ हम इंडिया में बैठे हुए इस इंपैक्ट को कैसे देख रहे हैं। दोनों के दोनों जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, दोनों के दोनों अपनी अलग ही लेवल की पकड़ रखते हैं। एनालिसिस सुबह से लेकर शाम तक इनका इन्हीं टॉपिक्स पर रहता है, तो इसीलिए मैं इन के सानिध्य में कुछ सीखने की कोशिश करूंगा और जो मेरे पास होगा मैं भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला सवाल हम प्रदीप जी से पूछते हैं। प्रदीप जी, 1700 सोल्जर्स बॉर्डर से वापस आ गए, अगर मैं फैक्चुअली ठीक हूं तो, और वो वापस आ गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर एक सनसनी सी फैल गई होगी कि यार, यूरोप ने यूक्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट किया ताकि वो रशिया से लड़े, उसको रोके। अब यूक्रेनियंस को शायद कुछ समझ में आया, या डर लग गया, या होपलेस हो गए, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, रशिया हारता हुआ नजर नहीं आ रहा, या डोनाल्ड ट्रंप के आने का डर है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है, वो लोग अगर वापस आए और इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि मेरा एक मानना यह है कि नैरेटिव बिल्डिंग में रशिया से कहीं ज्यादा इफेक्टिव वेस्ट है। और अगर कोई खबर वेस्टर्न मीडिया हाउसेस के थ्रू आ रही है, चाहे वो एलन मस्क के प्लेटफॉर्म पे आ रही है, चाहे वो जकरबर्ग के प्लेटफॉर्म पे आ रही है, चाहे वो यूट्यूब पे आ रही है, गूगल पे फ्लोट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो जानबूझकर फैलाई जा रही है, या फिर कुछ हद तक वो ठीक है, जिसकी वजह से उसे रोक पाना एक थोड़ा चैलेंजिंग जॉब है। मैं दोनों मामलों में कह रहा हूं, क्योंकि हर चीज को हम रूमर्स कह के नहीं रिजेक्ट कर सकते, और हर चीज को हम कहीं ना कहीं एक अलग, क्योंकि रशिया की तरफ से हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल जरूर है जिसको हम देख पाते हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि रशिया का हमारे पास कोई नैरेटिव बिल्डअप करने वाला कोई प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा सा है जो रशिया के नैरेटिव को हमारे सामने रखेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए अगर 1700 सोल्जर्स के बॉर्डर से वापस आने की खबर है, तो उसका यूरोप पर इंपैक्ट क्या है, पहले ये बताइए जी प्रदीप जी। थैंक यू हरिमोहन जी। थैंक यू मंजरी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, और आई वांट टू एंजॉय योर नैरेटिव आल्सो। तो आपने जो एक 1700 की जो बात की है, उसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। वो बॉर्डर से वापस नहीं आए, उन्होंने आर्मी को डिजर्ट किया, भगौड़े हैं, वो बॉर्डर पर लड़ने ही नहीं गए। और ये बेशर्मी जो है, जिसके ऊपर अभी सब के सब थोड़े घायल हो बैठे हुए हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि ये कोई नॉर्मल सोल्जर भागे आए हैं। ये वहां की एलाइट फोर्स जो फ्रांस के अंदर तैयार हुई थी लास्ट ईयर नॉर्मंडी में। माकरों साहब ने बड़ा मुंह फाड़ के बोला था कि मैं फ्रांस में जो जो इसका नाम रखा आना 2000 फ्रेंच सोल्जर्स, जो वो कह रहे थे कि 2000 फ्रेंच सोल्जर्स। हाँ, 2400 से 4500 इलाइट सोल्जर्स की बैटरीज बनाई इन्होंने। एक थिएटर कमांड का उसको स्ट्रक्चर दिया है, और इसको नॉर्मंडी में लास्ट ईयर मैक्रोन ने इंट्रोड्यूस किया कि हम इसको ट्रेंड करेंगे, उनको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। उस 4500 में से 1700 भागे, डिजर्ट कर गए हैं। और ट्रेनिंग के दौरान 50 सोल्जर ट्रेनिंग कैंप से ही भाग गए, आज तक नहीं मिले कहाँ है।
कहाँ उन्होंने अजाइलम लिया, कहाँ छुप गए, कहाँ बैठे हैं, किसी नहीं पता। ये तो छुपा के रखा। और ये जो डिजर्ट करने वाली बात है, जो उन्होंने यूनिफॉर्म पहन के भागे हैं, ये दिसंबर लास्ट के वीक में हुआ है, और इन्होंने छुपा के रखा और उसको बताया नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके उनको पता था इसका रिएक्शन क्या होगा। उसका रिएक्शन उनको मालूम था, अगर ये प्रेस में चला गया तो बाकी जितने भी कंट्रीज हैं जो इतने मिलियंस दे रहे हैं, वो बोलेंगे कि अरे भैया हम तो पैसे दे दे के थक गए, और लड़ने वाली फाइटिंग फोर्स तो है ही नहीं है, हम अपने टैक्स पेयर को क्या बताएंगे। और मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं, ये जो आना फोन कीव जो बोली जाती है ना, ये इलाइट फोर्सेस, ये व्लादिमीर सेलेंस्की ने बड़े जोर शोर से डिक्लेयर की थी कि व्हेन वी ज्वाइन नेटो, दिस इलाइट फोर्स विल बी अ पार्ट ऑफ दैट नेटो फोर्सेस। यानी इतना, यानी ऊंचा उड़ गया, वो हिमालय से ऊपर चला गया ना। और वो जो जो टाइमिंग था वो भी इसने प्रेस ने बड़ा अच्छा ढूंढा, क्योंकि वो नॉर्मैंडी के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो लैंडिंग हुई थी, जिसमें नाजी जर्मनी को हराया गया था, उसमें इसने लोगों के सामने बड़े मुंह खोल के बोला। ये जो ब्रिगेड है, इसमें वो कहा जाता है कि करीबन इनके पास पूरी फैसिलिटीज इनको दी गई थी। ट्रेनिंग के साथ साथ इनको पूरी फैसिलिटीज ये दी गई है, इनका अर्सेनल भी ठीक था, इनकी आर्टिलरी भी ठीक थी, और इनको इनके पास जो ड्रोन्स थे वो भी ठीक थे। अब ये एक्सक्यूज मांगा जा रहा है कि क्योंकि लड़ाई इतनी लंबी चल रही है, इस एलाइड फोर्सेस का जो अर्सेनल था वो और सिटीज में बांटा गया, इसलिए ये कमजोर हो गए हैं। लेकिन इसके पीछे हकीकत कुछ और है। लोग जो हैं, जो उक्राइन की रिक्रूटमेंट है उसके अगेंस्ट है। 18 साल के बच्चे को बोलते तुम ले आओ वहां पर भर्ती कर दो। और सबसे बड़ी जो इनकी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके सोल्जर कम हो गए हैं, ये रोटेशन में नहीं आ रहे हैं। जैसे अभी एक फाइट कर रही है, जैसे इंडिया में थिएटर कमांड है, वो लड़ने गया है, वो 20 दिन 25 दिन 10 दिन लड़ेगा, उसके बाद उसको रिप्लेस करते हैं ताकि उसका मोरल डाउन ना हो, क्योंकि उसका कमाराड की डेथ हो गई है या इंजर्ड हो गया, तो दूसरे को ले आते हैं ना। तो यहाँ पर ये रोटेशन इनका खत्म हो गया, जो सोल्जर है वो थक गए हैं, घरों में लाशें आ रही हैं। आप कीव के इलाके में, हार्किव के इलाकों में आप देखिए, जगह जगह फोटोज लगी हुई हैं इनकी, जो जितने सोल्जर इनके मरे हैं। मैं ये नहीं कहता कि रशिया के सोल्जर डबल मरे हैं। उनकी जो जो रशियन सोल्जर्स की मदर्स हैं, वो फोटो ले लेके जाती हैं, जो आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि वो नहीं प्रेस में आता। तो ये एक जो ये जो धब्बा इनके ऊपर लगा है कि एलाइट फोर्सेस जिनके ऊपर इतना खर्चा किया जा रहा है, जिसको फ्रांस और एलाइट कंट्रीज के उसको फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, वही भाग गए हैं। फिर मैं फिर आता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। आप जरूर अब ये सवाल। सवाल यही है मंजरी जी, ये तो चीज कंफर्म हो चुकी है कि वो भाग रहे हैं। इवन जो एलीट फोर्स अगर भाग जाए, जैसे मतलब होता है ना कि आपके बेस्ट सोल्जर्स अगर मैदान छोड़ के भागने लग जाए, तो स्टेट ऑफ डीमोरलाइजेशन किस तरीके से होती है। आप एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट इंडिया में बैठ के इस सिचुएशन को, यूक्रेन की इस सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एलाइड फोर्सेस में जो लिए गए हैं, आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, बट देयर हैज टू बी अ विल। एक समय यूक्रेन और रशिया एक ही देश हुआ करते थे। यूक्रेन के लोगों का यूएसएसआर के फॉर्म में सारी जो लॉयल्टीज थी वो रशिया की तरफ थी। ये बहुत ही लॉयल ब्रीड है। आप ये कह लीजिए 90 में अलग हुए हैं, 2022 में अगर आप चाहें कि वो अपने पेरेंट नेशन के खिलाफ उठ के खड़े हो जाएंगे, हथियार थाम लेंगे, एलाइट फोर्सेस में ट्रेनिंग लेंगे और लड़ने चले आएंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ना पेरेंट्स उनके समझ पाएंगे, ना बच्चे उनके समझ पाएंगे। जब इन्होंने रिजाइम चेंज करने की कोशिश की थी, यही प्रॉब्लम आई थी कि यूक्रेन को अलग तो कर लिया था, लेकिन बार बार जो वहां पर हेड ऑफ स्टेट आ रहा था, जब तक अमेरिका का इंटरवेंशन नहीं हुआ, वो प्रो रशिया आ रहा था। जेलेंस्की को पूरा एक ऑर्केस्ट्रेट करके बैठाया गया है। तो पूरी जब मेंटालिटी आपकी प्रो रशिया हो, तो आप सोचेंगे वो रशिया के खिलाफ बंदूक उठा लेंगे। मुझसे कोई कहे कि मैं भारत के खिलाफ आज एक हिस्सा तोड़ दीजिए, मैं
उसमें हूँ और मैं भारत के खिलाफ उठा लूंगी बंदूक, नहीं पॉसिबल है। या फिर मेरे किसी भाई को जो यूक्रेन में है या पाकिस्तान में है, सगा भाई है मान लीजिए, उससे कह दीजिए भारत से लड़ लो, नहीं पॉसिबल है। कल हम अलग हुए, आज हम लड़ाई कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। मेंटालिटी चेंज होने में समय लगता है, आपको कोई वैलिड रीजन देना पड़ता है। नेटो में एंट्री मिल सकती है, यूक्रेन माइट ज्वाइन नेटो, इस बात पे लड़ाई हो रही है। अगर यूरोपियन यूनियन एंड नेटो इट वाज दैट स्मार्ट, इतने अच्छे थे, तो वो क्या देते, वी एक्सक्लूड यूक्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग नेटो, खत्म करो लड़ाई। रशिया क्या है, जब उस रशिया ने 90 में ईस्ट जर्मनी दिया था, तो ये कहा था नॉट एन इंच फॉरवर्ड टुवर्ड्स ईस्ट, 1 इंच भी आप नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इनकी लालच की कोई सीमा नहीं है, ये आ गए यूक्रेन में। एस्टोनिया और लातविया ये पहले ले चुके हैं, रशियन पार्ट्स थे। तो एक ये बात हुई कि मोराल लोगों का एंटी रशिया नहीं है, वो नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा, मिल क्या रहा है यूक्रेन के लोगों को, उनके बीच में आपने मर्सिनरीज घुसा दिए, जो डिफरेंट कंट्रीज से आए, पैसे के लिए लड़ने आए हैं। उन्होंने क्या ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं किए यूक्रेन की जनता पे, खूब किए। अब आप ये सोचिए, ये सेकंड लॉस है। फर्स्ट इज द लॉस ऑफ नेशनैलिटी, नाउ द लॉस ऑफ पब्लिक सेफ्टी। थर्ड इज आपने उनके मेल्स पहले ले गए, अब आपने मेल फीमेल नहीं देखा, 18 साल से ऊपर का जो बच्चा आप ले जाएंगे, तो वहां का जो इंसान है उसको क्या मिला, उसका लॉस पे लॉस है। बड़े बड़े ग्रेवयार्ड्स हैं, एंटीसिपेटरी ग्रेव्स खोद रहे हैं कि ये यहाँ पर हम लड़ेंगे, इतनी बॉडीज आएंगे, एंटीसिपेटरी ग्रेव्स को खोद रहे हैं। किसी को ये हो तो मैं वीडियो भेज सकती हूँ, जब तक मैं वीडियो नहीं देख लेती हूँ मैं उसका वो नहीं करती हूँ। सो गड्ढा, हम लोग तो हंसते थे कि गड्ढा खोद के यूक्रेनियन तैयार है। ऐसे में आप सोचिए कि वो फर्दर 3 साल होने को आए, अब फर्दर वो रशिया से लड़ते जाएंगे। अच्छा, किस इक्विपमेंट के उस पे लड़ेंगे? जर्मनी के जो टैंक्स थे वो फेल हो गए हैं, रशिया ने मजाक बना दिया, उनका एक डिस्प्ले म्यूजियम बना के रखा हुआ अपने यहाँ, ठीक है। अमेरिकन टैंक्स का म्यूजियम बना हुआ है। तो जितने भी आपके आर्सेनल हैं, उनका तो वहां म्यूजियम बना हुआ है कि लुक वी हैव कॉन्कर्ड यू। हम इसलिए तुमसे नहीं लड़ रहे हैं बिकॉज हमारा लड़ने का मूड नहीं है। और सैनिक जैसी मिसाइल बना करके रशिया बैठा हुआ है। अगर वाकई रशिया को इस तरीके से लड़ना होता, इन्वेडर होता, एग्रेसर होता, तो दाग देता भाई, कोई रोक सका है? लड़ाई तो ऑलरेडी चल रही है, नेटो इज फाइटिंग रशिया, देयर इज नो सीक्रेट। पहला बंदूक उन्होंने रखी है यूक्रेनियन सोल्जर्स के ऊपर, लेकिन फैक्ट इज इट इज अ नेटो फोर्स, नेटो इज ट्रेनिंग, नेटो इज प्रोवाइडिंग, नेटो इज फंडिंग एंड नेटो, अल्टीमेट बेनिफिशियर्स में नेटो का नाम नहीं है, वो ब्लैक रॉक है, दैट्स अनदर केस। इनको मिलने वाला वैसे भी कुछ नहीं है। तो नेटो कंट्रीज को भी ये चीज समझ में आ रही है कि मिलने वाला हमको कुछ नहीं है। ट्रम्प जा रहा पुतिन से बात करने, यूरोपियन यूनियन को पूछ भी नहीं रहा, नेटो का नाम भी नहीं ले रहा, ठीक है। तो मिलना हमको कुछ है नहीं, हम लड़ेंगे इस बात के लिए। आपके जितने आर्सेनल है फेल हो चुके हैं, रशिया अभी अपना पावर यूज नहीं कर रहा, मैं बार बार कह रही हूँ। एक बार मैंने ये शो किया था, उसके बाद देखा रशियन जनरल ने भी कहा है, और सैनिक की स्पीड 10 मार्क है और आपके फ्लाइट्स की 1 मार्क, वील डील यू मिड एयर। कि अगर तुम सोचो कि मैंने लॉस एंजलिस पे बम फोड़ा और तुम जो है मिड एयर हो गए तो बच जाओगे, नहीं, एक मिसाइल तुम्हारे पास मिड एयर भी आ जाएगी। सो यू देर इज नो स्केपिंग रशिया। 3 साल से लड़ रहे हैं। रशिया ने अभी ब्रिक्स समिट किया है, आपको कहीं लड़ाई की परछाई भी नजर आई? आप सारा मीडिया छोड़ दीजिए, ब्रिक्स समिट की फोटोग्राफ्स आई, इंटरनेशनल समिट लेवल का समिट रशिया कर रहा है, सक्सेसफुली उसे कंप्लीट कर रहा है, अपने एजेंडास को अचीव कर रहा है। उसके ऊपर कोई असर मुझे यूक्रेन वॉर का नहीं दिखा। अब आप कुछ भी कहिए, ऐसी कोई भी चीज, अच्छा यूएन, यूएन नहीं बट इसमें कोई रोल निभा पा रहा है। यूएन की अपनी बदनामी जो है इजराइल वॉर में हो गई, व्हेन इट वाज फाउंड फंडिंग एंड एडिंग पैलेस्टीनियंस, हमास। सो रशिया का ऑपोजिशन इस समय है नहीं। इस युद्ध के कारण जो रशिया के ऊपर बैन लगाया गया, उनकी इकोनॉमी तो बूस्ट ही की। उनका वर्ल्ड वॉर 2 का बचा हुआ आर्सेनल यूज हो गया, नए प्रोडक्शन हो गए, नए वेपनरी सिस्टम लेके आ रहे हैं, आर्कटिक में उनको नया रूट मिल गया, नया ऑयल मिल गया, उनके डील्स पे डील्स हो रही हैं। मुझे रशिया के ऊपर प्रैक्टिकली कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा यूक्रेन वॉर का।
थोड़े उनके यहाँ लोग लॉस होंगे, पर उनको एक ऑल टाइम ऑल वेदर फ्रेंड मिला है नॉर्थ कोरिया के लिए। नॉर्थ कोरिया वाज नॉट बैटल हार्डन्ड, सो उन्होंने अपने ट्रूप्स वहां भेज करके उनको बैटल ट्रेन करा लिया। तो आप ये समझिए, आपने कोशिश की तजीक उन वहां पर जाकर के अटैक करें, उन्होंने तजिकिस्तान को हैंडल कर लिया। सो रशिया इज कमिंग आउट टू बी अ विनर, यहाँ तक कि मतलब अब वो जो कहते हैं ना, मैंने तुमसे कट्टी की तुम मुझसे कट्टी कर लो वरना मैं तुमसे कट्टी हो जाऊंगा, सुन कि यूक्रेन रशियन अब गैस नहीं आ पाएगी। अरे भाई, जो तुम्हारा दोस्त है उसको तो भूखे मत मारो। पूरे यूरोप को रशियन गैस से जो है हीटिंग मिलती थी। आपने पहले नॉर्ड स्ट्रीम बॉम्बार्ड की, अब पाइपलाइन को कह रहे हैं कि गैस मत आने दो। पूरा फंडा ये है कि गैस यूक्रेन से पास होगी, यूक्रेन को पैसे मिलेंगे, उससे वो अपना कर्ज चुका सकता है। तो वो कर्जे में बना रहे ताकि हमारा ब्लैक रॉक जीते। और यूरोपियंस का क्या होगा, इससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। अभी जर्मनी के ही एक प्रोफेसर ओट्टे हैं, उन्होंने कहा है कि वी डोंट नीड नेटो। तो नेटो में स्प्लिट आने लग गया, क्यों? क्योंकि कंट्रीज इस लिमिट तक पहुंच गई। अच्छा, यूएस तब भी कह रहा है इंक्रीज योर बजट, प्रोवाइड 5%। 2% में देश कंगाल हो गए, आपको अभी 5% चाहिए। तो सारी कंट्री, रोमानिया ने कह दिया कि भाई माई बेस विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट रशिया। जर्मनी ने कह दिया वी डोंट नीड नेटो। उसके बाद आप यूएस की वो देखिए, उन्हें कनाडा चाहिए, कनाडा इज अंडर ब्रिटिश मोनार्की, ब्रिटेन से पंगा, अब नेटो नहीं है। उनको ग्रीनलैंड चाहिए, ग्रीनलैंड इज अंडर डेनिश मोनार्की, अब उनको नेटो नहीं चाहिए। तो जहां यूएस इंटरेस्ट आ रहा है वो तो पंगा ले रहा है। जब वो रशिया से बात करने जा रहा है तो ईयू को पूछ नहीं रहा। अब अगर आप कुछ भी कहें कि आपने फंड की, ट्रेन की, आपके पास कंट्री आफ्टर कंट्री इज फाइंडिंग देमसेल्फ। फ्रांस को आपने बड़ा मोटिवेट किया कि चाइना से ट्रेड वॉर कर लो, चाइना ने फ्रेंच प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दिया। तो आपकी सेल कहीं हो नहीं रही, आप तक माल कोई पहुंच नहीं रहा, इकोनॉमी आपकी ड्रेन हो रही है, और अभी आपको नेटो को और फंड करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अभी ईयू विड्रॉ करना चाहे तो अब तक का सारा इन्वेस्टमेंट जीरो मान लिया जाएगा, बिकॉज यू हैवंट कंट्रीब्यूटेड टिल द एंड ऑफ द वॉर। एंड व्हेन द वॉर विल एंड, बिकॉज रशिया की कैपेसिटीज तो बढ़ती जा रही हैं, तो वॉर इज नो, अभी अगर इस तरह से चले तो देर इज नो नियर एंड, इट इज मिडवे। अगर आगे चलते रहे तो कंगाल हो जाएंगे, बीच में छोड़ दिया तो जितना इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगा। तो मुझे तो जो दिखाई दे रहा है, हर फ्रंट पे रशिया स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और ईयू का कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, थैंक्स टू अमेरिका। जी प्रदीप जी, ऐसा लग रहा है मंजरी जी की बात सुनकर कि मामला जो है 22 फेब 2022 से 24 फेब 2022 से जो चला था और बीच में ऐसा लगा था कि रशिया इज लूजिंग, वो तो अपसाइड डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि डायमेंशन तो मुझे भी काफी कुछ, अगर हम कनेक्ट करते हैं कि नॉर्थ कोरिया जिसे बैटल फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं था, चाहे उसको कैसा भी मिला, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल गया, कम से कम उसके सोल्जर्स कुछ खड़े हो गए, जो पुराने हथियार थे वो खत्म हो गए। लॉजिक तो यहाँ पर भी है, नए हथियार बनाने का मौका मिल गया। वॉर इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है रशिया की। अब वॉर इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है तो वो चीज कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे, आज के दिन रशिया सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली यूरोप की इकोनॉमी बन चुकी है। यूरोप की हालत हमें दिखाई दे रही है कि वो खराब है। और सबसे बड़ी बात यूक्रेन का जो हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, मैं भी इस चीज से एग्री कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ तो एक ऐसा मामला जरूर रहा होगा यूक्रेन के अंदर कि यार यूक्रेन वाले लोग रिग्रेट फील कर रहे हैं। रिग्रेट इन द सेंस कि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार हमने 2013 में क्या कर दिया। वो जिस तरीके से रशिया सपोर्टिंग प्रेसिडेंट को भगाया, उसके बाद वो एक चौक पे आके खड़े हो गए, उस चौक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस पर यूरो 100 मैदान, हाँ यूरो मैदान। यूरो मैदान, जो भी मैं उसका एग्जैक्टली नाम नहीं ले पा रहा। और उसके बाद उस चौक पे जो लाखों लोग आकर खड़े हुए थे, उसके ऊपर गोलियां बरसाई गई। और ये भी इंक्वायरी में पता लग गया कि वो गोलियां भी यूरोपियंस ने बरसाई थी और रशिया की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था।
उसके बाद कहीं ना कहीं रशिया को प्रोवोक किया गया, 2014 में क्रीमिया ले लिया, और रशिया चाहता था उस वॉर को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन फिर भी मामले को सेटल कर लिया। एंजेला मार्कल जाती है, डिस्कस कर, शायद म्यूनिक पैक्ट था, कौन सा पैक्ट था, उसके अंदर वो ये कहती है कि हमने सिर्फ वॉर को कुछ टाइम के लिए रोका है और वो इनएविटेबल है, होगा ही होगा। वो जानते हैं इस चीज को, लेकिन अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर वो लगातार ये करे जा रहे हैं। अब हालात यहां पर आ चुके हैं, बराक ओबामा ये बीज बो के गया, बाइडन आता है उस बीज को हवा पानी देके यूक्रेन को बिल्कुल बर्बाद करके चला जाता है, और यूक्रेन बर्बाद हुआ नहीं हुआ, यूक्रेन ने असलियत में यूरोप की जितनी जमा पूंजी थी वो सारी एब्जॉर्ब कर ली। अब यूरोप बेचारा खड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, करे तो गए, ना करे तो गए, अपना घर संभाले क्या करे। और नाटो जो है उसमें फूट पड़ने लग गई है। अमेरिका कहता है मुझे नाटो की जरूरत नहीं है, नाटो वाले कहते हैं हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। अब हमें ये तो बताइए साहब, आपका क्या मानना है एज अ, मतलब एनालिस्ट इन यूरोप, यूरोप में क्या माहौल है इस चीज के बारे में? जी जी, थैंक यू वेरी मच मंजरी जी, आपने बड़ा एलेबोरेट किया। मैं कुछ और फैक्ट्स लेके आता हूँ। आप देखिए कि यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड का 4th करप्ट कंट्री है। अभी तक इन लोगों ने अपनी आवाज हमेशा करप्शन के अगेंस्ट उठाई है। ये करप्ट है, उधर करप्ट है, ये इंडिया में ऐसा होता है, यहाँ ह्यूमन राइट है, यहाँ। और रशिया, यूक्रेन में 30% के करीब रशियन लोग रहते हैं। डॉनबास का सारा इलाका तो उन्हीं का ही है। और आप अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, लतीवा चले जाइए और फिनलैंड के बॉर्डर की तरफ चले जाइए, जो उस टाइम पे जो कंट्रीज हैं, उनका रशिया से जुदा होने के बाद एक काम जो पुतिन को कभी हजम नहीं हुआ, वो ये था कि वहां पर 11% लोग जो थे वो रशियन स्पीकिंग लोग थे। जब तक आई थिंक 12 इयर्स, 12 साल तक उन रशियन जो इनहेबिटेंट्स थे उनको लतीवा, लेटलैंड, इन कंट्रीज ने कोई नेशनलिटी नहीं दी। दे वर विदाउट एनी नेशनलिटी। जब ये यूक्रेन का चक्कर चला तो उसको दिमाग में यही बात थी कि ये अगर यूक्रेन जो है ये नाटो EU के अंदर चला गया तो वहां के रहने वाले रशियंस जो है उसको भी यही सेम फेट मिलेगा जो बाकी और कंट्रीज मिला। 3 कंट्री के मैं नाम बता रहे आपको ना। उसके बाद जो क्रीमिया का अटैक था वो रशिया की जियो स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री अटैक था। उसको अपने फ्लॉट के लिए एक जगह चाहिए, और जो क्रीमिया था उस टाइम का सबसे बड़ा था, उसने उस अटैक किया। इन्होंने, यूरोप वालों ने उसको किसी तरह से हजम कर लिया, लेकिन हजम नहीं हुआ। किसको हजम नहीं हुआ? यूएसए को। और म्यूनिख की जो कॉन्फ्रेंस जिसका आपने नाम लिया है उसमें पुतिन ने बिल्कुल क्लियर कट बोला था कि मेरे बॉर्डर्स के आसपास जितने कंट्रीज हैं उस पर स्ट्रेटेजिक वेपन नहीं आने चाहिए, और इन्होंने हाँ भी बोल दिया था। और इन्होंने फिर सबसे पहले जो बराक ओबामा को नोबेल प्राइज दिया, मुझे आज समझ नहीं आया कि किस बात के लिए उसको प्राइज दिया गया। उसने सबसे पहले सबसे डेंजरस इंटरकॉन्टिनेंटल बैटरीज जो थी वो पोलैंड में लगाई। तब उसको पुतिन को हुआ कि ये तो मेरे खिलाफ। और एक बार मजरी जी बोली, मैं उसको उसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं। नेटो यूक्रेन की वॉर में नेटो का इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट आप कह दीजिए, उसका इन्होंने क्या फायदा लिया? इन्होंने जितने भी रिच कंट्रीज थे, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, इनको इतना डरा दिया कि आपको रशिया अटैक कर देगा, क्योंकि नाटो के पास तो पैसा नहीं है। नेटो का यहाँ मजाक उड़ाया जाता है, NATO, इसका मतलब होता है नो अटैक टॉक ओनली। तो इन्होंने सोचा यार पैसा कहाँ से आए, कहीं से तो मंगते तो ये भी हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है जो मंगता है, सिलेंस्की मंगता नहीं है, ये भी मंगते हैं। तो ट्रंप ने तो बोला था कि 2% आपका जो ग्रॉस इनकम है उसके हिसाब से आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये इन्होंने देखा भी नेटो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इन कंट्रीज की GDP अच्छी है, इनकी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स बहुत हाई है, इनका ऑटोमेटाइजेशन इंडेक्स बहुत हाई है, और इनके पास बहुत फॉरेन रिजर्व है।
उनको डरा-डरा के, बुला-बुला के ना जैसी जैसी भूत निकालते हैं, और वो इतने इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद इतने बेवकूफ़ निकले कि वो नेटो में आ गए। डेनमार्क में गया हूँ तो वहाँ पर यूरो नहीं चलता था। अब भागे भागे फिरते हैं, उनका करेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ ये नॉर्वे में भी यही हाल था। तो उन इन इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में आने के बाद नेटो का थोड़ा-सा अच्छा सिस्टम चला है। दूसरा, जो मजिर जी ने एक बात बोली थी सैंक्शंस की, ये एक जोक है। रशिया के ऊपर इतने सैंक्शन लगाने के बावजूद भी रशिया पल्पिंग कर रहा है। उसका जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो पहले से 33% ज़्यादा हो गया। लेकिन एक बात जो मैं अपनी आँखों से देख कर आया हूँ, मैं तो कई बार जा आया हूँ रशिया। रशिया के जो बड़े-बड़े सिटी हैं, मॉस्को है, गोर्की पार्क है, लेनिनग्राड है, या कतरीनाबर्ग है, वो बहुत डेवलप्ड हैं। बाकी रशिया जो है, वो अगर आप कुर्स्क की तरफ चढ़ जाओ, व्लादिवोस्टोक की तरफ चले जाओ, आपको लगेगा कि आज से 50 साल पहले इंडिया था। अभी तक भी वहाँ पर घोड़ों के ऊपर पोस्ट जाती है, 4-4 दिन लग जाते हैं। है ना? बहुत घरों में बिजलियाँ तक नहीं है। $80-90 जो है, वो 40 साल की सर्विस करने के बाद आदमी की पेंशन है। वो अपना मुर्गियाँ-मुर्गियाँ रख के अपना काम-वाम करते हैं। यहाँ पर रशिया में ओलिगार्शी जो बैठे हुए हैं, वो बिलियनर्स हैं, और वही पुतिन को चलाते हैं। पुतिन उन्हीं की बात सुनता है क्योंकि वही फाइनेंस करते हैं। उनके थोड़े से नुकसान हुए हैं, उनके शिप्स बंद कर दिए, उनकी यख्ट्स निकाल के रख दी, उनकी जो औरतें हैं, जो इतना बड़ा पर्स लेके, यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर वो रशिया से यहाँ शॉपिंग करने आती हैं। मेरे जैसे आदमी को दुकान में नहीं घुसने देते। वो वहाँ पर नोट के नोट छोड़, उनका बिज़नेस ठप हुआ है। माइलैंड में बिज़नेस ठप हुआ है, पेरिस में, जर्मनी में, डुसेल्डोर्फ में। तो उन लोगों का नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन पुतिन का नुकसान नहीं हुआ, है ना? वो इंडिविजुअल का नुकसान हुआ है। और इसमें ये जो एक्सपेक्ट जो मैंने जिसके टॉपिक आप ले रहे हैं, जिसमें ये 1700 सोल्जर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर एक जो फ्रांस स्टेफन गैडी, आप गूगल कर लीजिए, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजी स्टडीज का चेयरमैन है। उसने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा था, जिसको मोदी साहब ने बहुत रियलाइज किया, है ना? जो रशिया की आर्मी के बारे में मंजरी जी बता रही थी, इसमें एक हायरार्ची है। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ से करीबन 700 किलोमीटर दूर गुडो नाम की जगह है, वहाँ पर इनका सबसे बड़ा थिएटर कमांड होता था, जब वो बर्लिन की वॉल थी। तो आप यकीन नहीं कर सकते, मेरे पास तो अभी तक फोटोज भी पड़ी हैं, रशिया के जवान जो थे, उनको बिल्कुल इतनी पॉवर्टी में रखा जाता था, उनका इतना बुरा हाल था, वो जो किसान जब अपना आलू-शालू खींच के ले जाते थे, तब रशिया के कंटोनमेंट में जाके बोलते थे, बाकियों के आलू। मैं उनकी कैंटीन में देख कर आया हूँ, इतना बड़ा ब्रेड का पीस हाथ पकड़ा देते हैं, और इतनी बड़ी कौली होती है, उसमें थोड़ा-सा मीट होता है पोर्क का, और बाकी आलू होते हैं। लेकिन जो ऑफिसर्स हैं, वो ऐसे रहते हैं जैसे वो प्रिंस हों। उनकी औरतें ऐसी रहती हैं, प्रिंस के बड़े-बड़े मकानों में बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, वो इंडिया वाला कल्चर, वो हायरार्की है। और जो सोल्जर है, वो अपने ऑफिसर से डरता है। उसका मिसकंडक्ट है, थप्पड़ मार देते हैं मुँह के ऊपर। इतनी बदतमीज़ी से ये बोलते हैं अपने सोल्जर्स के साथ। तो वो सोल्जर लड़ने को तैयार नहीं है अब। वही करैक्टर जो है, वही उक्राइन आर्मी में भी है। अभी मंजरी जी ने बताया ना कि वो तो मेंटालिटी जो है वो तो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। इन्होंने अपना एकेडमिक सेंटर बनाया है, उसमें इन्होंने 2014 के बाद जो ऑफिसर्स निकाले हैं, वो रशियन डॉक्ट्रिन के ऊपर नहीं चलते हैं। लेकिन जो 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 पुराने ऑफिसर्स वगैरह हैं, अभी जो उनका जो हेड ऑफ कमांडर है, उसका नाम है, मैं उसका नाम बताता हूँ, आप गूगल कर लीजिए। वो बोलता है कि हाँ, उसका नाम है टारस माकनिसोव। वो थिएटर कमांड का जो है वो है सीओ, आप मान लीजिए, या जनरल ऑफ कमांडिंग ऑफिसर मान लीजिए। वो कहता है ये जो प्रेस में सब बताया जा रहा है, ये थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इतना ठीक भी नहीं है। उसको उसके चीफ ने, मिखाइलो दरापाटी ने बोला कि बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हमारे सोल्जर गायब हुए हैं, और हमारी जो एलाइट फोर्सेस के कमांडर हैं, वो एक बदतमीज, उनके पास कोई वो नहीं है, हायरार्की नहीं है, और जितना भी स्ट्रेटेजिकल डिस्कशन है, वो मॉस्को के पास 700 किलोमीटर दूर चौकआउट किया जाता है, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है।
तो ये एक हिस्सा है, ये इंडिया में भी था। मैं तो खुद आर्मी का हूँ। मेरी मदर को जब ये ब्रिटिश चले गए थे, तो इंडियन आर्मी के औरतों को मेम साहब बुलाया जाता था। मेरी मदर को मेम साहब, वो कहती मुझे मेम साहब क्या बोलते हो? मैं तो एक इंडियन हूँ। तो ये इंडियन आर्मी का जो कैटेगरी सी में इंजर्ड सोल्जर होते थे, वो आर्मी अफसरों के घर में सब्जियाँ ही काटते थे। यही हाल रशिया में, ये तो 2010 में आकर इंडिया में बंद हुआ है कि कैटेगरी सो का सोल्जर है, उसको फिट किया जाए ताकि वो दोबारा से लड़ा जाए। उसका मॉरल डाउन करने के लिए उसको किसी आर्मी की औरत का कुत्ता घुमाना या उसके बाल कटवाने के लिए जीप चलाना या सब्जी काटने के लिए रखा नहीं है। तो आप अगर रशिया की आर्मी को देखिए, जो अभी उसी की मेंटालिटी यूक्रेन में भी है, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यही है, ये भगौड़ा होना एक एक उसके कल्चर में आ गया। वो नहीं फाइट करना चाहते इन ऑफिसर्स को, जिनको पता है कुछ नहीं आगे हो क्या रहा है। और दूसरा जो आपने कोरिया के सोल्जर्स की बात की है ना, उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। वहाँ पर जो यहाँ का एक एक जर्नलिस्ट ही है बेलारूस का, उसने एक छोटा-सा वीडियो बना के भेजा। उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या करने आए हैं। अभी 1-2 पकड़े भी हैं, उन्होंने भी बताया उनके हाथ-वाथ कट गए हैं। तो अभी रशिया को हराने के लिए दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ, जैसे अफ़गानिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। उसका इतना रिसोर्सेज हैं, वो ब्रेड खा के लड़ सकते हैं, वो पैट्रियोटिक बन जाते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा ही है कैसी बंदूकें थी उनके पास, लेकिन वो स्टालिन ऑर्गल उन्होंने ऐसा तैयार किया कि भगा के मारे जर्मन लेनिनग्राड से। तो आपको ये मेंटालिटी जो है उसमें ट्रम्प का उसको मालूम है कि यूक्रेन जो है वो जीत नहीं सकता। आप ये कह सकते हैं मेरी नज़र में, मे बी मंजरी जी आप मुझे करेक्ट कीजिए, यूक्रेन हार चुका है। इसको वो सिर्फ डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि इन्होंने मिलियंस लगाए हैं और इनके जनता सड़कों पे आ जाएगी। इनके स्कूल जो है उनमें रिपेयर नहीं हो रही, सड़कें टूटी हुई हैं क्योंकि ये पैसा उधर दे रहे हैं, तो ये कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे। तो अभी आप 20 जनवरी के बाद आप देख लीजिएगा किस तरीके से ऊंट करवट लेता है और किस तरीके से ये वॉर जो है खत्म होगी। और ये फिर ट्रम्प को नोबेल प्राइज देंगे, जैसे बाराक ओबामा को दिया था। तो नोबेल प्राइज की कीमत मेरे इन अवार्ड से बहुत कम है। मैं उसको ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करता। जी। अब मैं आप दोनों से कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगा। आप दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं। मंजरी जी, आप इस कॉन्फ्लिक्ट को या इस सिनारियो को, पूरे सिनारियो को हॉलिस्टिक मैनर में किस तरफ जाते हुए देखते हैं? लास्ट 5-7 मिनट। देखिए, इस समय लोड शेडिंग का ज़माना है। तो जितने भी लोड्स हैं वो शेड किए जाएँगे एंड यूक्रेन इज़ द बिगेस्ट लोड। नंबर 2 लोड इज़ ईयू। अमेरिका कुछ भी अपने प्रॉफिट के लिए करता है एंड दे आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर द कोलैटरल डैमेज और व्हाट हैपेंस ऑन द ग्राउंड। सो इसको डंप किया जाएगा, बट ब्लैक रॉक इट इज़ नॉट गोइंग टू बैक ऑफ सो ईज़िली। सो अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि पुतिन और ट्रंप में कोई अच्छा सब हो जाए, देखिए डीप स्टेट के 2 विंग हैं। एक है वॉर विंग जो वॉर करता है, दूसरा इकोनॉमिक विंग। So Democrats are war wing and presently Republicans are economic wing. ठीक है? तो इकोनॉमी वाइज सेटल करके ये इस चीज को कोशिश की जाएगी। रशिया यूक्रेन का 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। दे नो कि अभी इन्होंने जितना भी छोड़ दिया, रशिया यूएसएसआर का डिवीजन स्वीकार कर लिया, सब कुछ है। देयर इज नो एंड टू इट। आप देते जाइएगा, वो लेते जाएंगे। Somewhere you have to set your foot down and that is Ukraine. Not Ukraine is the only message Russia gave to West and West chose not to listen. Now they have paid a heavy price and Russia is happy with it. War time में सब लोग जो है nationalist हो जाते हैं, there is nothing great. लेकिन war time में अपने nation को ditch कर दे कोई, that is a great news. इसका मतलब है लोगों की लॉयल्टीज नहीं है। आप सारी सच्चाई अलग दे रखिए, अगर घरों में मर्सिनरीज घुसेंगे, स्त्रियों के साथ बुरा हाल करेंगे, उनको लूटेंगे, घर को लूटेंगे, तो इंसान की जो एक मानसिक दशा होती है, फिर ऐसे। और अगर वो मर्सिनरीज घुसाए जा रहे हो, घुसे भी ना हो, घुसाए जा रहे हो, विद द गवर्नमेंटल सपोर्ट, विद ऑल द सपोर्ट,
तो अपने घर की दुर्दशा अगर राजकीय स्तर पर कोई व्यक्ति दिखेगा, तो उस राजा के लिए वो व्यक्ति नहीं लड़ सकता। ओके? पैसा कमाने की अपॉर्च्युनिटी थी, ट्रेनिंग लेने चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेंगे जो ये सोचेंगे अगर मैं मजबूत हो गया तो अपना घर तो बचा लूँगा, अपनी माता, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी बेटी की रक्षा कर लूँगा। तो ये ज़रूरी नहीं है जो वहाँ ट्रेनिंग लेने गए हों, वो यूक्रेन की तरफ से लड़ने की मेंटालिटी से गए। ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी सिंपल, इसी तरीके से वर्क करेगा। यूरोप की जो दशा हो चुकी है, सारी कंट्रीज़ में ले ऑफ हो रहे हैं, कंपनीज़ बंद हो रही हैं, जो इन्वेडर्स हैं या इमिग्रेंट्स हैं, दे आर टेकिंग ओवर। वॉर इज़ गोइंग टू कम ऑन द स्ट्रीट, क्योंकि इंग्लैंड स्वीकार कर चुका है उसकी आर्मी की संख्या कम है इमिग्रेंट की संख्या से। दैट मीन्स अगर इमिग्रेंट्स कुछ करना चाहें, तो इट इज़ नॉट टू थोड़े दिन पहले भी आया था कि वी डोंट हैव इक्विपमेंट, वी डोंट हैव मैन पावर टू डील विद एनी सिचुएशन। अगर रशिया ही 2 बम इंग्लैंड पे गिरा दे, जो वो गिरा सकता था पर गिराए नहीं, तो इंग्लैंड इस चीज़ को लेकर के चलने की स्थिति में नहीं है। इंग्लैंड यूज्ड टू बी द मोस्ट यू कुड से स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द यूरोप। तो बाकियों की बात तो मैं करती नहीं हूँ। So future, at least I will say, dark ages of Europe has begun. America will not want any part of it. हाँ, अगर उसको यूरोप को पहुंचने वाले सामान से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, टैरिफ वाइज और वो वाइज, तो वो प्रॉफिट जरूर लेगा। रेस्ट एवरीथिंग इज विल बी फॉरगॉटन कि आपने नेटो में कितना साथ दिया, क्या किया, वो सब है। यूरोप इटसेल्फ वाज नॉट रेडी फॉर दिस वॉर। रिजाइम चेंज करने के बाद ऐसे पपेट्स बैठा ले गए जिन्होंने इस चीज को करवाया है। सो वंस अगेन दिस थिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड दैट उनको पहले से मालूम था यूरोप इज नॉट अप फॉर द वॉर। रिजाइम चेंज करके कराया गया है। यूक्रेन वाज नॉट अप फॉर द वॉर, रिजाइम चेंज करके कराया गया है। तो वो भी जो इन्वेस्टमेंट था, अमेरिका वुड लाइक टू रीप इट आउट बिकॉज दे ओनली नो वन थिंग, profit from a situation. So, no immediate solution which is good for Europe or NATO will cease to exist. जी। प्रदीप जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। हाँ, मैं मंजरी जी से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे 46 इयर्स हो गए हैं, तो मुझे मैं तो छोटा सा बच्चा आया था यहाँ पर, और मैंने इनकी बहुत सारी जो जो सिचुएशंस मैंने खुद फेस की हैं, देखा है, और किस तरह से ये गिर के भी नीचे उठे हैं। अभी आप थोड़ा-सा एक पॉइंट जो है, जो हमने शायद नहीं उसको एलैबोरेट किया, वो ये है कि यहाँ पर एक राइट विंग का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता जा रहा है। इन लोगों ने स्टार्ट किया है कि जो 900,000 सीरिया के असाइलम सीकर हैं, उनको वापस किया जाए। कोई कह रहा है इनको 1000 यूरो दे दो, कोई कह रहा है इनको डिपोर्ट करो, इनको चार्टर्ड मशीन करो, ये करो। ये ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है। उसके बाद ये उसको पीक पे ले आते हैं और फिर ये अपना धंधा कर लेते हैं। और अभी किसी 50 मिलियन उसको दिया जा रहा है शार को, जो कि आज से 1 महीना पहले उसके 10 मिलियन का उसकी बाउंटी लगी हुई थी। एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेशन हो रही है। तो ये जो कंट्री हैं, इनको सर्वाइव करना आता है। ये इस मामले में बड़े चालाक हैं। इन्होंने, जैसे मजरी जी ने पहले बोला, इन्होंने रिच कंट्रीज को लेके नाटो का सिस्टम बढ़ा दिया। पोलैंड वाले कह रहे हैं कि हम 5% नेटो में देंगे, है ना? बाकी जो कुछ और हैं राइट विंग वाले, उसको लेके आएगा कौन एक टेबल के ऊपर? राइट विंग यूएसए। मस्को उसने एक शेपर्ड डॉग आगे रख दिया है, वो सबको काट रहा है आजकल। और सबसे बड़ी जो इनकी खासियत ये है कि यूरोप के अंदर जो स्ट्रांग नेशन है प्रोडक्टिविटी में, वो सबसे स्ट्रांग तो जर्मनी है, उसके बाद आप फ्रांस और इटली आते हैं। और जो ये छोटे छोटे कंट्री हैं, इनकी जीडीपी बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी वॉइस बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत छोटे कंट्री हैं। दिल्ली का रोहिणी जो है वो स्वीडन से बड़ा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी वॉइस नहीं है। ये पैसा दे सकते हैं, लड़ नहीं सकते। ये गए थे डेनमार्क के भी, अफगानिस्तान में भाग के आ गए जल्दी से ना, उनको पता था कि ये हम नुकसान ही करवाएंगे अपना। और जो दूसरा एक आर्गुमेंट जो मैंने पॉलिटिशियंस के भी सुना है, मेरे
पड़ोसी हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि हम लोगों ने एक जो नैरेटिव आजकल तैयार हुआ है, उसमें ऑस्ट्रिया भी उसी में आ गया, मेलोनी भी उसी में आ गई है। मैक्रोन का तो कुछ पता नहीं लग रहा वो मैन है या वुमेन है या फीमेल है, उसको कोई समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। और ये जर्मनी में इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री होते हुए को पार्लियामेंट नहीं है, 23 तारीख को यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट होने वाली है। इनके इनके भी पिछवाड़े पे आग लगी हुई है कि रेडिकल विंग वाला आ सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया में आ गया है। तो इनको इनका रेडिकल विंग जो है, जिनकी पार्टी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर होने वाली है, मुझे भी इनवाइट किया गया है। तो शायद मैं जाऊँ ना जाऊँ, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन इन्हें क्राइसिस से निकलना आता है। और मंजरी जी, एक बात मैं और इसमें ऐड कर दूँ आपके आर्गुमेंटेशन में, ये दोस्त किसी के नहीं है, ये सिर्फ अलाइनमेंट करते हैं। ये देखते हैं आज ये गधा है, लेकिन कल मुझे इसको बाप बनाना है, ये उसको बाप बना लेंगे। इन्होंने हमेशा हिस्ट्री में ऐसा ही काम किया है। मार्को के पास गए, उसको बुला लिया। सद्दाम हुसैन था, उसको इन्होंने अपना गधा बाप बना लिया। गद्दाफी को अपना गधा था, उसको बाप बनाया। इन्होंने इनको ये नहीं पता कि हमारा बाप कौन है। इन्होंने सबको ही अपना बाप बनाया हुआ था। तो ये इनको क्राइसिस से निकलना आता है। इनके पास बहुत बड़ा थिंक टैंक है। अ, जिस कंपनी में मैं काम करता था उसका भी डाउन हुआ था, तो मुझे पकड़ के लाए थे। मेरे जैसे और भी 10 बंदे थे। हमने उसको बना दिया मल्टीनेशनल कंपनी है। 500 लोग काम करते हैं। मेरे जैसे साइंटिस्ट वहाँ पर हज़ारों हैं, है ना? तो ये उनको उनको पता है कि किसको लेके आना है और किसके थ्रू हमने काम करना है। इन्होंने अभी से ही, जो मजरी जी ने पहले बोला था, पोस्ट वॉर जो है उक्राइन की, वो 20, 25 या 30, आप ये सोचते हैं कि जनवरी के एंड तक सॉल्यूशन आ जाएगा। इन्होंने वो टाइम जो है, वो कैसे यूज़ करना है, इसके लिए अभी से इनके पास प्लेन्स बना-बना के इन्होंने डेस्क पे रखी हुई है। ये ब्लू आई और ब्लॉन्ड एयर जो रखते हैं, ये बहुत चालाक लोग होते हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस है इनके साथ ना। और अभी आप देख रहे थे, आपने एक एग्ज़ाम्पल दी थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड इस वक़्त वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री इन यूरोप। सबसे पूरेस्ट कंट्री है। डॉक्टरों की तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, और ऊपर से ग्रूमिंग गैंग चल रहे हैं, और मक्स धक्के मार रहा है। चार्ल्स को बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट डिसॉल्व करो, वो बेचारा अपनी एग्जिस्टिंग के लिए फाइट कर रहा है। उसको मतलब ही नहीं है यूक्रेन से। उसके उसके घर में ही यूक्रेन पैदा हुआ है। तो ये मैं आपको बताऊं, ये जो 5-4 कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड को छोड़ दीजिए, वो न्यूट्रल है, लेकिन वो न्यूट्रल फिर भी नहीं है। ये जो 3 या 4 कंट्रीज़ हैं, उसमें आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे वॉइसी मिलेगा जर्मनी। वो चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि अभी पार्लियामेंट नहीं है। फ्रांस जो है, उसमें वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ले पेन आ जाए। मेलोनी वहाँ खड़ी बैठी हुई है। ये वहाँ से फ्लाइट करके आएगा, इस राइट विंग के लोगों को बुलाएगा, और यूरोप की एक रिकंस्ट्रक्शन होगी। ये मैं आपको दे सकता हूँ। 1 महीने के बाद इसके ऊपर फिर बात करेंगे। थैंक यू जी। प्रदीप जी, मंजरी जी, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक लाइन मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने कहा इन्हें क्राइसिस से निकलना आता है। इस लाइन में मतलब अगर ये पूरा यूरोप सोच रहा है कि हमें क्राइसिस से निकलना आता है, इनके जो थिंक टैंक है वो सोच रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, कभी कभार कुछ लाइनों में एक कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस नजर आता है। और अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस है, तो माफ कीजिए, मुझे ऐसा लगता है आज तक यूरोप में इस लेवल की कोई सिचुएशन नहीं थी जो आज है। जब जब ये क्राइसिस से निकलते थे, तो या तो इनके पास पैसा होता था या मैन पावर होती थी। एटलीस्ट पैसा नहीं था तो मैन पावर थी, और मैन पावर और पैसा दोनों में से कुछ नहीं था, तो कम से कम इनके पास टेक्नोलॉजी थी। आज प्रॉब्लम ये है, टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के मामले में चाइना आगे है, पैसा इनके पास है नहीं, मैन पावर इनके पास है नहीं, और उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी गली गली में पाकिस्तान बैठा हुआ है। इनकी गली गली में जिहादी बैठे हुए हैं। इनके स्लीपर्स छोटे स्लीपर्स स्लीपर्स बैठे हुए हैं। इनकी गली गली में स्लीपर सेल बैठी हुई है, जो फटने के लिए तैयार है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर भी अगर ये कहते हैं कि हमें इस क्राइसिस से निकलना आता है, तो मुझे बचपन में एक कहानी जो सुनाई थी हमारे बड़ों ने, कि एक तोता था, उसको एक बात समझा दी गई, कि सिखाई गई, रटा दी गई
शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें वो जाल में नहीं फंसना है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें उस जाल में नहीं फंसना है। अब वो शिकारी आया, दाना डाला, तोते दाना चुगने पहुंच गया, जाल में फंस गया, और शिकारी ने वो जाल एक समेटा, तोता उस जाल के अंदर था, लेकिन तोता अभी भी कह रहा था शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें जाल में नहीं फंसना है। अगर ये लाइन यूरोप की है कि हमें क्राइसिस से निकलना आता है, तो एक्शंस में तो शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अजीब सा एक डेमोक्रेसी का वर्स्ट पार्ट यहां नजर आ रहा है। और हां, ऐसा नहीं है क्राइसिस से नहीं निकल सकते हैं, बट दिस यूरोप एट प्रेजेंट नीड्स डिक्टेटरशिप, नॉट डेमोक्रेसी। ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है। और कई बार क्या होता है ना सर, सिद्धांत आपस में जब टकराते हैं, मतलब एक बहुत सिंपल सी गीता के अंदर ही शायद ये लिखा हुआ है कि दो बड़ी से बड़ी लड़ाइयां कभी भी सही और गलत में नहीं हुई। झूठ के तो पाव ही नहीं होते, तो वो टिकेगा ही नहीं। दो बड़ी से बड़ी लड़ाइयां नॉर्मली देखी गई हैं, दो बड़ी लड़ाइयां जो हैं वो दो सही के बीच में होती है। और वो सही वो नहीं होता जो होता है, कई बार सही वो होता है जो मान लिया जाता है। दो सिद्धांतों के बीच में सबसे बड़ी लड़ाई होती है, और दो सही अगर मान लिया गया। यूरोप के साथ प्रॉब्लम ये है कि यूरोप जो अभी गलत हो रहा है उसे सही मान के बैठा हुआ है। जिस ह्यूमन राइट की बात कर रहा है, जिस इंक्लूसिवनेस की बात कर रहा है, जिसे एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, मुझे लगता है कि यूरोप उसे सही मान के बैठा हुआ है। यूरोप अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहा है, लेकिन उसे सही मान रहा है कि आइडेंटिटी नाम की कोई चीज नहीं है। अब ऐसे में इस सही के नाम पर अगर यूरोप लड़ रहा है, तो यूरोप इसीलिए क्राइसिस में है। और वो लोग जो अपनी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, वो एक ग्रुप बन चुका है जो कि सही है, और दूसरे लोग जो कह रहे हैं आइडेंटिटी नाम की चीज नहीं होती और इंक्लूसिवनेस नाम की चीज होती है, और अपनी आइडेंटिटी शट आउट करके नमाज पढ़ना इंक्लूसिवनेस है और वो सही है, तो असलियत में दो सही के नाम पर लड़ रही है। और ये लड़ाई इस तरीके की है जैसे दो बिल्लियां लड़ रही हैं, और मुंडेर पे बैठा एक मुसलमान इस्लामिक बंदर उस यूरोप के ऊपर नजर गड़ाए बैठा है कि कब ये आपस में लड़के एक दूसरे को खत्म करें और कब मैं इस यूरोप को खा जाऊं। मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है सिचुएशन ऐसी है। आप डिसएग्री करें, एग्री करें, वो तो 30 सेकंड है मंजरी जी आप, और 30 सेकंड प्रदीप जी आप मेरे एनालिसिस को बताइए। मैं आपकी जो 1 घंटे तक बात सुनी और मेरे को जो समझ में आया, मंजरी जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। ह्यूमन राइट के केस में ही होगी, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्रूमिंग गैंग और इस्लामोफोबिया को तरजीह देते हैं, तो जो आपने कहा है वो अक्षरशः सत्य है। जब से जर्मनी का डिवीजन हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से नेशनलिज्म गाली हो गई, और आइडेंटिटी को धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना शुरू किया जब ये ईयू का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो इन्होंने अपने आप को कुछ बेहतर बनाने के लिए अपने सारे जो सद्गुण थे उनको तो स्ट्राइक आउट कर दिया है। एंड देयर गॉड इज मनी एंड देयर रिलीजन इज मनी, इट्स ओनली मनी मनी मनी। तो अभी वहां पर उनको कोई भी चीज बचाने वाली है नहीं। प्लस वहां पर यूएस बैठा है चारों तरफ से, उसको अभी यूरोप को सक आउट करना है, और कोई भी मदद इसलिए वो यूरोप तक पहुंचने नहीं देगा। इनको अभी एक बहुत बड़ी लड़ाई आपस में लड़नी है कि किस तरीके से माइग्रेंट्स को निकालें। अभी तो बहुत सारे आएंगे उनकी तरफ से रोने वाले, हाइज की बच्ची थी और ये थी, जिसको बाइकर गैंग्स को ये लोग बुरा कहते हैं, जो अपने देश की लड़कियों को बचाने के लिए निकले हैं। तो बाकियों को क्या कहे, तो वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। आ, मुझे इनके लिए डार्केस्ट एज ही दिख रहा है, अनलेस एंड अनटिल, और अभी एक और झटका खाए बिना इनकी बुद्धि ठिकाने नहीं आएगी। सो डार्क एजेस है। जी आप बताइए, यूरोप मतलब अब मैं इसको नहीं बताना चाहता, आप मेरे कमेंट के ऊपर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है अगले 1 घंटा हम इस पर और बात कर सकते हैं। नहीं देखिए, ऐसा है ना कि एक जो सोसाइटी होती है उसका एक अपना एक प्राउड सिस्टम होता है, और
एक जो वो उस चीज पे प्राउड होते हैं कि हमने क्या किया। अभी आप अगर इनकी सोसाइटी में चले जाएं, फ्रांस में अगर आप चले जाओ, मैं अपने बच्चों को 2 या 3 सिटीज में कभी जाने नहीं दूंगा। वो जिंदा वहां से वापस आए पता नहीं, शायद 10 आदमी उन्हें रेप ही कर ले, इतना गंदा है वहां पर। ग्रेनोबल आप चले जाइए, मार्सेल चले जाइए, दिस इज वन ऑफ द क्रिमिनल सिटीज। ये किसने किया? इन्होंने अपना घमंड खत्म किया। यूरोप में बर्लिन चले जाइए, मेगा सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी, उसमें क्लैंस की फाइटिंग है। वो कहाँ से आए हुए हैं? लेबानन से। वो वहां पर उनकी सड़कों पे पुलिस नहीं जाती थी, अब इन्होंने स्टार्ट किया। अब कहते हैं कि हम 1000 पिन्स देंगे। इनमें एबिलिटी है। अब आप देखिए, युगोस्लाविया की वॉर हुई है, 900,000 लोगों को मारा है, मरे आपस में। 7 कंट्रियों ने, जो उनके पहले ब्रदर थे, एक दूसरे का कत्ल किया। छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल में सिर में गोलियां मारी है ना। अब उनके बॉर्डर ग्रीन है, आपस में उनका मिलना जुलना, इन्होंने उसको स्टेबलाइज किया, पैसे दिए, वहां फोर्सेस बिठाई हुई है। ग्रीस का बेड़ा गर्क हुआ था, सारे यूरोप इकट्ठे हो गए, पैसा दिया, खड़ा हो जा। स्पेन का बेड़ा गर्क हुआ, पुर्तगाल के बेड़ा गर्क हुआ, अच्छी इकोनॉमी बन गई है। लेकिन उस वक्त थी लीडरशिप। उस वक्त हेलमुट कोल जैसा आदमी था, मेट्रॉन जैसा आदमी था। अब इनके पास कौन है? जिन मिनिस्टर से मेरी बात होती है, वो मेरे लेक्चर के दौरान सो जाते हैं आंखें बंद करके प्रेजेंटेशन में। तो मैं उनसे क्या बात करूं? तो मैं अकेला ही फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं, यहाँ के बहुत सारे थिंक टैंक के लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो लोग इंतजार कर रहे हैं। मंजरी जी मेरे से बिल्कुल सहमत होंगी कि एक जो राइट विंग है, मैं उसको डिक्टेटर नहीं बोलता। आई एम इन फेवर ऑफ राइट विंग एडमिनिस्ट्रेशन इन यूरोप। मेलोनी ने कंटेन किया, ऑस्ट्रिया में स्टार्ट हो गया, उर्बान ने स्टार्ट किया, पोलैंड में स्टार्ट हो गया। मुझे जर्मनी में भी यही चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, और उसमें ट्रम्प का बहुत बड़ा हाथ चलेगा। और वो इन्हीं राइट विंग स्टेट के साथ यूरोप की एक रिकंस्ट्रक्शन जो होगी उसको करेगा। और जो इमिग्रेशन की आपने बात की है, वो काम स्टार्ट हो गया। हर रोज ये 80-85 लोग अफगानिस्तान भेजते हैं, ईरान या मोल्डावियन, वहां से उनकी बसें जाती हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी ये इन्होंने एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है कि जो जाना चाहता है वो खुद चला जाए, है ना। तो लोग जा भी रहे हैं। टर्की में जो उनका इतना बुरा हाल था सीरियन लोगों का, वो बहुत जा रहे हैं, कहते हैं वहां तो खाना नहीं मिलता, लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में घुसी हुई हैं। अब लड़के जो है, यंग लड़के सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, सड़कें। तुर्की ने मुस्लिम होते हुए मुस्लिम कंट्री की हेल्प नहीं की है, उसने $4 बिलियन यूरोप से लेके खाया है, अपना पैलेस बना लिया है, जैसे केजरीवाल ने बनाया। तो ऐसे बहुत सारे केजरीवाल यहाँ यूरोप में भी घूमते हैं। तो आप इसको, मुझे लगता है कि अप्रैल के फर्स्ट जो जो है वो जोक नहीं होगी। उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट जो हैं वो राइट विंग बन जाएंगी। फिर आप देखिए कैसे ये जो री इमिग्रेशन स्टार्ट होगी, उसके हिसाब से इन्होंने मिलियन 1.5 मिलियन लोग बाहर निकालना है। जो यहाँ पर क्रिमिनल है, काम नहीं करता, उसका बर्डन है उसके ऊपर, इनके पास पैसा ही पैसा है। पैसे की कमी नहीं है यहाँ पर, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है इनके पास, इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन इन्होंने गलत तरीके से, जैसे मजरी ने पहले बोला ना, इन्होंने वो शेर के पूंछ को हाथ लगा दिया। रशिया के पूंछ को हाथ लगा दिया, वो तो काटेगा ही ना। फिर शेर की पूंछ को हाथ लगा के आप कहाँ भागोगे भैया, वो तो आपको लेके डूबेगा ही। बस ये मेरा एनालिसिस है इसके ऊपर। अगर हम 2 या 3 हफ्ते के बाद ट्रंप साहब के नहीं सर, उनकी, अब करेंगे इसके ऊपर लगातार डिस्कशन करेंगे, रुकने वाले हाँ नहीं है, हमारा बिल्कुल यही काम बिल्कुल, है। और मेरे लिए तो, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क में यही कहना चाहूंगा कि देखिए, मेरे लिए तो यूरोप एक बुक की तरह है, एक एग्जाम्पल है, गिनी पिग है। और गिनी पिग इस लेवल पर है कि मैं इस यूरोप को स्टडी करना चाहता हूं कि मेरे इंडिया के लिए सिचुएशंस कैसे बेटर हो सकती हैं। उस पे हम बात करेंगे। मैंने उसके ऊपर एनालिसिस किया है। अभी और हमारा मैंने, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, कोई बात अभी नहीं, हम इस इसमें डिस्कशन को यहीं तक रखेंगे। थैंक श्योर। यू मंजरी जी, थैंक यू प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, बड़ा अच्छा लगा। Thank you for having me.